आरएसएस के 100 वर्ष, दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक सांस्कृतिक संगठन, लेकिन सरकार भी चलाते हैं, मंत्री ही बनाते हैं, प्रधानमंत्री ही बनाते हैं, लेकिन कागज नहीं दिखाएंगे, आय व्यय का ब्यौरा नहीं देंगे। हाल ही में अभी राम मंदिर अयोध्या में चोरी का मसला आया, चंदा चोरी, और उससे जुड़े तमाम लोग आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के ही लोग हैं। उधर कर्नाटक के होम मिनिस्टर प्रियांक खरगे लगातार इनसे कागज मांग रहे हैं, कागज और आय व्यय का ब्यौरा दीजिए। बहुत ही नैतिकता की बात करने वाली आरएसएस, और इनका कोई मेंबरशिप भी नहीं होता है, न कहां से पैसा आया, कैसे 5 स्टार ऑफिस सब बन रहे हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। आज इस एपिसोड में चर्चा करेंगे आरएसएस के इतिहास पे, उनकी कार्यशैली पे, मोडस ऑपरेंडी पे, और प्रियांक खरगे जो सवाल पूछ रहे हैं उस सवाल के कानूनी पहलू पर। एडवोकेट सुरेश माने साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर भी रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी भी चलाते हैं, और बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और प्रैक्टिसिंग लॉयर। चलते हैं सीधा और इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि जो कागज प्रियांक खरगे मांग रहे हैं और जो आय व्यय का ब्यौरा मांग रहे हैं, उसका कानूनी पक्ष क्या है और उसका नैतिक पक्ष क्या है। तमाम पहलुओं पर इस एपिसोड में चर्चा होगी। चलते हैं माने साहब के पास। जय भीम सर। हाँ, जय भीम प्रोफेसर। जी जी जी। चलो, और एक नया सब्जेक्ट है जो वर्तमान में कंट्रोवर्शियल भी है और जी। इम्पोर्टेंट है। वैसे तो आरएसएस ये संगठन ही कंट्रोवर्शियल रहा है जब से शुरू से लेकर आज तक, और इसलिए अभी जो आरएसएस के लीगल एंटिटी या रजिस्ट्रेशन को लेकर जो खरगे जी के जो सुपुत्र है प्रियांक खरगे, जो मिनिस्टर है कर्नाटक गवर्नमेंट में, इन्होंने जो मुद्दा उठाया है वो इसके पहले भी कई बार उठ चुका है। लेकिन आरएसएस की खासियत ये रही है, जिसको हमने ध्यान में रखना चाहिए, कि आरएसएस शुरू से ही जो भी सत्ता में रहा है उसके साथ रह चुका है, रहता है। चाहे वो समय अंग्रेजों का हो, चाहे वो समय कांग्रेस पीरियड का हो, चाहे वर्तमान बीजेपी का समय हो। इसलिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली आरएसएस ने हमेशा पॉलिटिकल कवरेज, प्रोटेक्शन ये हासिल किया है, और इसलिए समय समय पर ये विवाद खड़े होने के बावजूद भी सत्ता में बैठे हुए लोगों के साथ होने के कारण आरएसएस इससे हमेशा निकल चुका है। जबकि 2 बार आरएसएस के ऊपर बैन आया, ये अच्छी तरह हम जानते हैं सभी लोग, फिर भी आरएसएस चला कैसे, और इसके लिए हमें कुछ बेसिक बातें समझनी पड़ेगी। अब देश के प्रधानमंत्री इन्होंने एक बार आरएसएस का जिक्र क्या किया कि आरएसएस मतलब दुनिया की सबसे बड़ी एनजीओ, एनजीओ, सबसे बड़ी एनजीओ। हालांकि एनजीओ रजिस्टर्ड होती है, एनजीओ भी रजिस्टर्ड होती है, लेकिन इन्होंने कहा कि ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। कानूनी रूप से जब भी कोई मामले आरएसएस को लेकर अदालत में पहुंचे तो आरएसएस की तरफ से यही दलील दी गई कि आरएसएस ये रजिस्टर इसलिए नहीं है क्योंकि ये कुछ व्यक्तियों का एक अलायंस है, संगठन है, एसोसिएशन है। ये एसोसिएशन कुछ व्यक्तियों का है, और ये रजिस्टर्ड करना ये कोई मैंडेटरी बंधनकारक प्रावधान अपने देश में नहीं है। ये बार बार दलीलें दे चुके हैं। अब इसको लेकर हम थोड़े से अगर डीप में चले जाएं तो एक उदाहरण लेते, आरएसएस फंक्शनिंग कैसा करता है। आरएसएस की लगभग 2500 एफिलेटेड संगठन है, 2500 एफिलेटेड संगठन है,
उसमें से लगभग 290 टू 70, एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं लेकिन 300 के पास ये विदेशों में ऑपरेट होते हैं, ये विदेशों में ऑपरेट होते हैं, बाकी इंडिया में ऑपरेट होते हैं। अब ये फंक्शनिंग स्टाइल जो है उसको अगर हम देखें तो सरसंघ संचालक, हाँ ये सबको पता है, लेकिन उदाहरण के तौर पर बड़ा सवाल हमारे सामने आता है कि आरएसएस को साधन कहाँ से आता है, पैसा कहाँ से आता है, कौन देता है। तो उदाहरण के तौर पर हम दिल्ली में, मुझे लगता है 3-3.5 एकड़ में बना आरएसएस हेडक्वार्टर है जी। तो वो किसी जमाने में 2 मंजिली इमारत रहती थी, अब काफी बड़ी है, उसमें लगभग 300 कमरे हैं, 300 कमरे हैं। अब 300 कमरे हैं मतलब बाकी फैसिलिटीज क्या होगी इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। जी, लिफ्ट भी लगा हुआ है, सीआईएसएफ भी रहता है वहां पे। हाँ, सीआईएसएफ है, सब कुछ है, लिफ्ट है। तो जब हमारी कल बात हुई इस सब्जेक्ट के ऊपर बात करने है तो मैं कुछ रिकॉर्ड चेक कर रहा था, जी। तो रिकॉर्ड में से ये मिला कि वो केशव स्मृति समिति, ये जो हेडगेवार है ना, केशव स्मृति, हम्म। इसकी ओनरशिप है और ये रजिस्टर्ड है, ये रजिस्टर्ड है। तो आरएसएस खुद अनरजिस्टर्ड है, लेकिन ये फंक्शनिंग बाकी संस्था के माध्यम से करता है। तो जैसे ये दिल्ली का कार्यालय की बात हुई तो उसने फंडिंग इकट्ठी की है क्योंकि वो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है इसका मतलब लेखा जोखा साफ होता है, ऑडिटिंग होता है, तो वो टेक्निकली या लीगली आप कहिए वो इस तरह के फंक्शनिंग करते रहते हैं। दूसरा एक मुद्दा जो बड़ा है कि वो आरएसएस में फंडिंग कहां से आती है, और उसका बड़ा सोर्स है गुरु दक्षिणा, तो दशहरे के दिन इकट्ठी की जाती है, और उसके बारे में ये जानकारी है कि वो बंद इन्वेलप में दी जाती है, सील्ड इन्वेलप में दी जाती है या सील्ड पैकेट में दी जाती है। उसके अंदर क्या है, ये वो जिस शाखा की तरफ से आता है तो उस शाखा का इंचार्ज, वहां का सरकार्यवाह और एक बंदा, 3 लोगों के अलावा वो किसी को पता नहीं होता कि उसमें क्या है, खुलने के बाद भी दूसरों को पता नहीं होता। तो यहाँ बिल्कुल ओपननेस, ट्रांसपेरेंसी वगैरह कुछ बिल्कुल कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ अगर आप तौलनिक रूप से हम देखें तो भारत में एक एपीडीआर नाम की संस्था बनी थी दिल्ली में, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, और ये 1972 में बनी थी, और ये भी अनरजिस्टर्ड थी, ये रजिस्टर्ड नहीं थी। लेकिन 2020 में इसी सरकार ने वो रजिस्टर्ड नहीं है इसलिए इसको बंद करवाया, वो रजिस्टर्ड नहीं है इसलिए उसको बंद करवाया, क्योंकि आप लीगल एंटिटी नहीं है। तो एपीडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, उसको जो क्राइटेरिया सरकार ने लगाया या जो मैकेनिज्म है उसने लगाया, और उसके बैंक खाता भी फ्रीज कर दिया क्योंकि आप रजिस्टर्ड नहीं है। तो नेचुरली सवाल अपने दिमाग में आता है कि ये कार्रवाई संघ के बारे में क्यों नहीं। तो उसका जवाब प्रोफेसर सीधा है, संघ हमेशा सत्ता के साथ रहा है, और इसलिए सत्ता के गलियारों का, सत्ता का डायरेक्ट प्रोटेक्शन हमेशा संघ परिवार को मिला है, और इसीलिए संघ परिवार सत्ता से छोड़कर संघर्ष के रास्ते पर बहुत कम नजर आता है, क्योंकि उसकी गतिविधियों में बहुत सारे मामले हैं। अब इसमें और 1-2 बात महत्वपूर्ण है। 1994 में पटना हाईकोर्ट के सामने संघ, आरएसएस,
ये रजिस्टर है या नहीं है, क्या करना चाहिए, इसका तरह का एक मामला उठा था। 1994 का है। और तब अदालत में ये दलीलें दी गई थी कि भारत के संविधान में या कानून मैकेनिज्म में कोई भी संगठन रजिस्ट्रेशन करना ही चाहिए, ये कोई अनिवार्य नहीं है, बंधनकारक नहीं है। और ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स है, इंडिविजुअल्स है, इसलिए उसका रजिस्ट्रेशन होने की कोई जरूरत नहीं, ये दलील दी गई थी। अभी इसी को लेकर हाल ही में आपको याद होगा, मुझे लगता है स्टालिन की सरकार थी, जो अभी नहीं है, तमिलनाडु में, और आरएसएस के प्रोसेशन को लेकर मामला कोर्ट में पहुंचा था। ये कई बार केरला में भी पहुंचा है। और जब कोई अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेशन निकालती है तो उसको परमिशन कैसे दिया जाता है? ये अनलीगली मुद्दा है, यहाँ लीगली मुद्दा है। क्योंकि इवन बॉम्बे में भी या कहीं में भी, इंडिया में, दिल्ली में भी छोटा मोटा भी अगर धरना प्रदर्शन करना है तो आपको लेटर हेड तो लगता है, रजिस्ट्रेशन लगता है, कुछ तो डिफाइन फॉर्मेट में लगता है। लेकिन यही मामला जब तमिलनाडु में आया, अब जब स्टालिन सरकार ने प्रोसेशन के ऊपर पाबंदी डालने की कोशिश की तो अदालत ने परमिट किया। अब यहाँ वही मैं जो मुद्दा कह रहा हूं कि आरएसएस को ना सिर्फ पॉलिटिकल बैकिंग है, लेकिन जुडिशियल बैकिंग इसलिए है क्योंकि शुरू से ही आरएसएस के बंदे, आरएसएस के लोग, चाहे आपके जांच एजेंसियां हो, इन्वेस्टिगेटिंग टीमें हो, बड़ी बड़ी ऊंची पोस्ट वाली सरकारी जगह हो, चाहे रॉ हो, चाहे सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो या जुडिशरी हो, इन सब में आरएसएस का पर्कुलेशन इतना बड़ा हुआ है। इसलिए आजकल भारत में मोदी हटाने से आपकी समस्या नहीं हटेगी, क्योंकि मोदी के बंदे, मतलब आरएसएस के बंदे देश के चारों कोने में इतने फैले हैं कि उससे ना कश्मीर छूट पाया, ना नॉर्थ ईस्ट, ना साउथ या साउथ ईस्ट। इसका कारण यह है कि इनका पर्कुलेशन इतने बड़े लेवल पे हुआ है। और अब जो 2014 से लेकर अभी तक उनको जो एक लंबी कंटिन्यूअस एक लाइफ मिली है, गारंटी मिली है कि हम इस देश में कुछ भी कर सकते हैं, और आगे भी वो करने की योजना बना रहे, प्लान बना रहे। वो शायद पार्लियामेंट के अंदर उनको जब 2/3 एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिल जाएगी ना, तब उनके असली चेहरे हमारे देश के सामने आ जाएंगे। वो अभी भी आना बाकी है। अभी जो आता है वो बहुत छुटपुटा है, चाहे हिंदू राष्ट्र की बात हो, चाहे आरक्षण समाप्ति की बात हो, चाहे संविधान लोकतंत्र समाप्ति की बात हो, वो अभी भी मैं इतने लेवल पे नहीं समझता हूँ जितनी वो लेवल पे भविष्य में जा सकते हैं। ऐसे हालत में आरएसएस का जो मैकेनिज्म है वो सिर्फ इंडिया में से चलता है ऐसा नहीं, वो विदेशों में से भी ऑपरेट होता है, क्योंकि कई संगठनों का एक उनके साथ अलायंस विदेशों में भी है। और इसलिए जो फंडिंग सोर्सेस उनके आते हैं वो जो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, कई सारे उनके पास है, कई सारे हैं। जैसे वनवासी कल्याण आश्रम, ये आदिवासी के लिए उनकी एक विंग है, या लेबर संगठन है, उसके माध्यम से वो सब चैनलाइज करते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं कि ब्लैक मनी का ऑपरेशन वहां बंद है। आपको पता है, मुझे भी पता है, सुनने वाले भी जानते हैं कि ब्लैक इकोनॉमी भारत में सभी एरिया में, सभी क्षेत्रों में इतनी भयंकर लेवल पे ऑपरेट होती है कि शायद ही संघ परिवार भी उससे मुक्त होगा, ये कोई इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह नहीं सकता। और यही तरीके देखकर मुझे यही आरएसएस का फॉर्मेट, कि आरएसएस के बारे में कोई कुछ पूछेगा नहीं, कुछ सवाल नहीं करेगा, यही मामला सरकार में बैठे हुए लोगों को प्रधानमंत्री के माध्यम से पीएम केयर फंड, ये जो कोरोना के समय में जो बना,
उसी लेवल पे लाया था कि भाई आप कोई कुछ बात नहीं पूछोगे, कोई सवाल नहीं करोगे, कोई आरटीआई लागू नहीं होगा। इसलिए आरएसएस को भी आरटीआई लागू नहीं है। तो ये इस तरह तो सरकार की तौर तरीके हैं और उसका मैंने कारण गया, मैं थोड़ा खुलकर बताऊं तो कांग्रेस पार्टी ने जो सत्ता में पहले थी उसने आरएसएस को डील करने में बड़ी भारी गलती की है। उसकी कीमत कांग्रेस को आज चुकानी पड़ रही है, बड़ी भारी गलती की है। उन्होंने भी समय समय पर, क्योंकि आरएसएस में भी कांग्रेस में भी आरएसएस के लोग थे ही, ड्यूअल मेंबरशिप मामला कुछ समय के लिए उठा भी था, लेकिन ये कल्चरली कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कल्चरली ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। चाहे इवन लेफ्ट भी लो आप या और कोई अन्य पार्टियां लो, जैसे ये चौटाला की पार्टी है या ये उत्तर प्रदेश का जाट चरण सिंह का लड़का, उनकी पार्टी लो, तो ये कल्चरली कोई आरएसएस से डिफर नहीं करते हैं। इनका कोई एजेंडा उससे कोई हटकर नहीं होता है। हिंदू मंदिर की बात यही करेंगे, वो भी करेंगे। छोटे बहुत मायने भी अगर मान लो तो हम भी है भाई, हम भी हिंदू है, हम भी राम मंदिर वाले हैं, यही तो इनको कहना है। ये कह के शामिल होकर एक सोशल एक्सेप्टेबिलिटी और लेजिटिमेसी पैदा करने में ये सारे अपोजिशन के दल भी उनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट मदद करते हैं। परिणाम था खरगे जी ने जो अभी भी जो सवाल उठा है कि भाई इसको फंडिंग कहाँ से आता है, इसकी मोडालिटी क्या है, तो मुझे नहीं लगता जवाब मिलेगा, कोई जवाब नहीं देगा। और उसका जवाब नहीं मिलने का कारण भी मैं बता सकता हूँ, क्योंकि खरगे जी जिस कर्नाटक से आते हैं उसके मुकाबले में लगभग अब बहुत सारे स्टेट्स बीजेपी कंट्रोल है और पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी के कब्जे में है, आरएसएस के कब्जे में है। तो किसी एक छोटे से स्टेट का कोई मिनिस्टर आवाज उठाएगा तो उससे कोई ज्यादा नैरेटिव बिल्डअप नहीं होगा, इस तरह का कॉन्फिडेंस भी उन लोगों को है और इसीलिए वो चलते देंगे। कभी निगलेक्ट करेंगे, कभी आइसोलेट करेंगे, कभी कोई इक्का दुक्का जवाब देगा, बाकी उसमें मुझे नहीं लगता कि वो बड़ा कोई जवाब देकर उसको कॉग्निजेंस लेकर वो देश के सामने मुद्दा बनाने में बीजेपी आरएसएस मुझे नहीं लगता कि वो उतनी भारी गलती करेगी। और इसीलिए इसी का परिणाम भी है कि आरएसएस की स्टाइल जो अभी पीएम केयर फंड में जो आई वही तो अभी फिर राम मंदिर ट्रस्ट में आई, क्योंकि राम मंदिर के मैनेजमेंट में भी यही तौर तरीका आया। ट्रस्टी कौन है, किसने बनाए, रजिस्ट्रेशन हुआ तो भी क्या हुआ, लेकिन उसका जो सारा सिस्टम है वो डायरेक्टली आरएसएस बीजेपी के नेताओं के कंट्रोल में होता है। और उसी का कि अब जो चंदा चोरी का बड़ा मामला, वैसे ये एक मामला नहीं है, वो जो उत्तर में है ना, उत्तर में उत्तराखंड की तरफ में भी एक मंदिर है, कौन सा वो चारों धाम वाला एक मंदिर, बद्रीनाथ वाला, तो बद्रीनाथ वाला भी मामला है। इवन केरला में आप देखो, केरला में भी शबरीमाला के टेम्पल से कई किलो सोना गायब होता है। तो ये धर्म के आड़ में नेशनल रिसोर्सेस ये हड़प करने की जो होड़ है उसमें आरएसएस एक माहिर है, बीजेपी उसको पॉलिटिकल कवरेज देती है। और इसीलिए ये जितना भी डिबेट आरएसएस को लेकर चलेगा, जब तक आरएसएस सत्ता से बाहर नहीं होती, सोशली, कल्चरली, पॉलिटिकली, और वैसी कोई मजबूत सरकार, ताकत, रूलिंग पार्टी देश में नहीं बनती, तब तक ये आरएसएस का खेल जारी रहेगा। अभी मैग्नीट्यूड और कम है, अभी और बढ़ेगा और इससे ज्यादा भयंकर मामले अपने सामने आ सकते हैं। एक सवाल और है इसमें, बाबा साहब ने जब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का मैनिफेस्टो लिखा था, स्पष्ट रूप से लिखा था कि जनसंघ, आरएसएस, हिंदू महासभा जैसे संगठनों से हमारा कोई समझौता नहीं होगा। लेकिन पोस्ट अंबेडकर एरा में जितने भी आप उठाकर देख लीजिए पार्टी बने, ज्यादातर ने सब आरएसएस बीजेपी से समझौता किया। इवन जगजीवन राम भी जनता पार्टी बनी तो उनके साथ वो भी गए, चाहे रामविलास पासवान हो, शरद यादव हो, चाहे इवन कांशी राम जी हो, तमाम लोग आरएसएस। क्या बाबा साहब का ये मैसेज उन तक नहीं पहुंच पाया था क्या?
नहीं, ये जो सवाल है ना आपका बहुत बुनियादी है, फंडामेंटल नेचर का है। क्या हुआ, बाबा साहब का जो पॉलिटिकल रैडिकल डिस्कोर्स है ना, बाबा साहब के जाने के बाद वो एक लिमिटेड लेवल पे कांशीराम जी ने थोड़ा बहुत लाया, थोड़ा बहुत पासवान ने लाया, लिमिटेड लेवल पे। लेकिन जिस संगठन की आज हम बात कर रहे हैं, उस संगठन के कॉन्टेक्स्ट में जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है या आइडियोलॉजिकल डिस्कोर्स है बाबा साहब का, ये उतने बड़े लेवल पे देश के सामने नहीं आया। और खुद बाबा साहब के फॉलोअर जितने किसी भी कम्युनिटी के हो, वो जो खुद बाबा साहब के फॉलोअर, उनके अंदर भी नहीं आया। नहीं तो आप बीपी मौर्य का उदाहरण ले लो, क्योंकि कांशीराम तो पोस्ट अम्बेडकर है, लेकिन बीपी मौर्य तो खुद बाबा साहब के पीरियड का है। जगजीवन राम तो कंटेम्प्रेरी है, लेकिन बीपी मौर्य जैसा आदमी भी, चाहे वो बीपी मौर्य हो, वो कोई बुद्ध प्रिय गौतम, संघ प्रिय गौतम, जो भी उत्तर भारत के हैं, वो भी लो, तो ये भी कभी बीजेपी के उसके पास ही गए। और उसका कारण ये है कि ये लोग समझते हैं कि हम इनके साथ पॉलिटिकली होंगे और हम कल्चरली आंदोलन करेंगे। ये मिसमैच है। यहाँ जो कल्चरल आंदोलन की बुनियाद या उसकी जो एक अलग आइडेंटिटी, उसको ये अपने लोग नहीं समझ रहे। अभी भी महाराष्ट्र का हमारा रामदास आठवले ले लो, ये राजस्थान का जो लॉ मिनिस्टर है, जो अभी है ना मंत्री, अर्जुन मेघवाल ले लो, या इवन बंगाल से एमपी अपने गुरुचंद ठाकुर का परिवार का है, नमोशूद्र कम्युनिटी का। तो ये सारे लोग जो है ये समझते हैं कि पॉलिटिकली हम आरएसएस बीजेपी के साथ होने से हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हम आइडियोलॉजिकली और कल्चरली हम उनसे अलग रहेंगे। तो यही एक बड़ी गलती हो रही है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम बीजेपी आरएसएस के एजेंडों को मजबूत करने में अपना योगदान देते हैं। और ये गलती समाजवादियों ने की है, अम्बेडकराइट नेताओं ने की है, ट्राइबल नेताओं ने की है, ट्राइबल ने भी, और इवन मुस्लिम क्रिश्चियंस। ये अच्छा, इसके पीछे का अगर लॉजिक या रीजनिंग हम ढूंढे तो वही पावर के साथ रहने वाली जो लालच है और प्योर आइडियोलॉजिकल और कल्चरल संघर्ष करने का जो हुनर होता है, जज्बा होता है, उसके लिए सैक्रिफाइस करने की, कीमत चुकाने की जो औकात होती है, ये नहीं होने के कारण ये लोग पावर पॉलिटिक्स के नाम पर उनके साथ एडजस्ट हो गए। जैसे आपने जिक्र किया शरद यादव का। अब शरद यादव जैसे आदमी हार्डकोर सोशलिस्ट थे, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे लोग कन्वीनर रहे एनडीए के कन्वीनर रहे। जिस एनडीए को आरएसएस परिवार की पैदाइश बीजेपी लीड कर रही है, तो उसमें शरद यादव जैसे लोग, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे लोग, तो ये जो पावर पॉलिटिक्स के लिए जो गठबंधन बनाए, जोड़ तोड़ किया, गठजोड़ किया, और इसी का फायदा उठाकर बीजेपी आरएसएस धीरे धीरे आगे बढ़ा। जनता पार्टी के समय में पूरा नेशनल फोकस, कवरेज और जो रीच, मतलब पहुंचाने वाली जो बात होती है, जनता पार्टी से बड़े पैमाने पे समय में शुरू हुई। इंदिरा गांधी के पीरियड में विश्व हिंदू परिषद को या और कई सारे संगठन को सारी जमीनें, मंदिरें बनाने की जगह मिली। रामायण महाभारत मालिका उसी समय पे टेलीविजन पे आई। रामायण महाभारत मालिका कोई बीजेपी की देन नहीं, कांग्रेस पार्टी के समय की है, और राजीव गांधी के समय आया था। राजीव गांधी, वो शिलान्यास वगैरह, ये अभी सारी बातें तो सामने है। तो इसी की कीमत पर आरएसएस आगे बढ़ा है, बीजेपी आगे बढ़ी है। और इसीलिए देश में जब तक प्योर आइडियोलॉजिकल और कल्चरल बैटल बीजेपी के खिलाफ नहीं होता, तब तक ये जो फेज चल रही है वो जारी रहेगी। अब इसमें निसंदेह इवन कल्चरल और आइडियोलॉजिकल बैटल के लिए पॉलिटिकल पावर का होना बहुत जरूरी है। हम ये मानते हैं, इसको आइसोलेट नहीं कर सकते, ये वास्तविकता है। लेकिन आप
उतनी पॉलिटिकल पावर शेयर करो। जैसे प्रियांक खरगे आवाज तो उठा रहे, अभी पता नहीं आगे क्या होगा, उनकी एक अलग बात है, लेकिन उनको कर्नाटक की एक पावर बैकिंग है, इसीलिए तो वो आवाज तो उठा रहे। इसलिए पावर बैकिंग का भी होना बहुत जरूरी है। लेकिन अपने देश में जो ट्रेंड बना है, ट्रेंड जैसे देखो, अभी कल तक ममता के साथ रहने वाले लोग तुरंत एकाएक पलटा बदल कर बीजेपी में शामिल हो गए। अब महाराष्ट्र में ये बात चल रही है कि शरद पवार के लोग भी, जो जिंदगी भर शरद पवार, फुले अंबेडकर नाम लेते रहे, लेकिन मोदी उनके अच्छे दोस्त रहे, अंदर से क्या है पता नहीं, वो भी उनमें भी कसमस है। या शिवसेना के एमपी देखिए, तो ये पावर का लालच, पावर की जो ग्रीड है, उसके कारण ये बीजेपी आरएसएस के हथकंड में फंसते जा रहे हैं। और देखो आरएसएस बीजेपी इसमें माहिर है, वो अपने लोगों को पीछे रख रही है। मिनिस्टर नहीं बना रहे, ठीक है, रामदास आठवले कुछ नहीं हुआ तो ले, एक एमपी तो ले ले, या और कोई मिनिस्टर है तो ले ले, तो वो अपने लोगों को रिटेन कर रही है, बैक होल्ड कर रही है। और जो ऐसे आयाराम गयाराम है, उनको पावर पॉलिटिक्स के अंदर निचोड़ कर आरएसएस बीजेपी अपना एजेंडा आगे बढ़ा रही है। और यही इसीलिए मैं कभी कभी एक फुले अंबेडकर मूवमेंट का स्टूडेंट होने के नाते कहता हूँ, चाहे कांग्रेस हो, चाहे लेफ्ट हो, चाहे और अन्य पार्टियां हो, ये बीजेपी के खिलाफ पॉलिटिकली लड़ सकती है, सोशली और कल्चरली नहीं लड़ सकते। चाहे उत्तर भारत की अभी की वर्तमान कावड़ की स्थिति हो, कावड़धारी लोग आपको देख रहे होंगे, अभी शुरू होगा। कावड़धारी का विरोध करने की हिम्मत किसमें है? बहुत कम लोगों में है, क्योंकि वो हिंदुज्म का, हिंदू कल्चर का। और इसमें आखिरी मुद्दा जो मुझे अभी आपके सामने रखना है, वो बहुत मजाक वाला है, और वो भागवत जी का बयान है। भागवत का बयान क्या है कि आरएसएस रजिस्टर्ड क्यों नहीं है, तो हिंदू धर्म किधर रजिस्टर्ड है? अब हिंदू धर्म रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए आरएसएस रजिस्टर्ड नहीं है। अब ये लॉजिक, रीजनिंग, इसकी भी हद होती है यार। इसके पीछे कोई ज्ञान है, कोई लॉजिक है, कोई तर्क, यार मतलब किस तरह के भी जवाब दे सकते हैं। जो गाय के पेट में 33 करोड़ भगवान ढूंढ सकते हैं, वो दुनिया में किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं, चाहे लॉजिक हो, लीगल हो, इलीगल हो, रीजनिंग हो, नहीं हो। तो इस हालत में वर्तमान में न्यायपालिका का झुकाव, ब्यूरोक्रेसी का झुकाव, पॉलिटिकल पावर का बैकिंग, इसका चलते आरएसएस एक अनरूली हॉर्स है। अनरूली मतलब अनकंट्रोल्ड। और अनकंट्रोल हॉर्स के परिणाम अमेरिका भी देख रहा है, ट्रंप के माध्यम से। भारत को भी देखना पड़ सकता है, शायद शुरुआत हो चुकी है। अगर इससे सावधान होना है, चाहे बात लोकतंत्र की हो, चाहे संविधान की हो, चाहे आरक्षण नीति की हो, चाहे ह्यूमैनिटेरियन ऑल कंसेप्ट की हो, अधिकारों की हो, तो मुझे लगता है ये आने वाला संकट, इसको समझना होगा, और समझकर हमें उसका मुकाबला करना होगा। इसके अलावा तो कोई रास्ता नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, और बहुत शानदार तरीके से आपने बात समझा दी। और दोस्तों, माने साहब में बहुत ऑथेंटिक, जो भी बोलते हैं लॉजिकल है, तार्किक है। पूरा वीडियो देखिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। शुक्रिया, थैंक यू सर। जी, थैंक यू। जय भीम।